चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज जीएस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, बीएसएससी की जो सेट हम लगा रहे थे, ठीक है, इसमें 16/2/2015 का ये हम प्रीवियस ईयर का सेट लिए थे, जिसका पार्ट 1 वीडियो हम दे चुके हैं। ठीक है, उसमें लगभग 75 तक प्रश्न हम बना चुके थे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वो सेट को भी कंप्लीट कर ले सकते हैं। जैसा कि हम सेट ले रहे थे कि 150 प्रश्न में 75 प्रश्न, जिसमें से कुछ 75 में भी 30-35 प्रश्न हमारे द्वारा लिया जा रहा था, बाकी धर्मवीर के द्वारा लिए जा रहे थे। तो आज भी सेट उसी तरीके से हम शुरू करते हैं और 75 से आगे अर्थात 76 नंबर क्वेश्चन से हम यहाँ जीके का जो प्रश्न आता है, जिसको एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। जैसे 150 प्रश्नों को 2 खंड में तोड़ने का कारण ये हो जाता है कि 150 प्रश्न अगर हम सब लगातार एनालिसिस करेंगे तो 3 घंटे प्लस लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ सेट मारने के लिए नहीं आए हैं। सेट के एक प्रश्न से अनेकों प्रश्न बने, उसके आसपास के सभी प्रश्न को देखते हुए अपने सेट के सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ते, इसीलिए एक सेट को 2 भागों में बांट करके हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ आइए और देखिए कि 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे देखिए 76 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। मतलब ये जो कच्छ का रन है उसमें जाकर के नदी विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना, कौन से नदी? साबरमती, लूनी नदी, बेतवा नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लूनी नदी है जो कच्छ के रन में जाकर के विलुप्त हो जाती है। देखिए यहाँ अगर हमसे अगर चर्च किया जाए लूनी नदी के बारे में, तो लूनी नदी जो कि राजस्थान की एकमात्र नदी है। अगर इसके उद्गम स्थल की बात की जाए, इसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत से होती है। ठीक है, अगर यही चीज यहाँ लूनी नदी की लंबाई की बात की जाए तो 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 495 किलोमीटर लूनी नदी के क्या होते हैं? लंबाई है। ठीक है, अगर यहाँ जैसे देख लीजिए साबरमती नदी दिया है, तो साबरमती नदी गुजरात में बहती है। ठीक है, अगर गुजरात की बात आई तो गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी के बारे में चर्चा करें तो यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, निकलती कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और ये अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, अर्थात मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अगर ये मध्य प्रदेश की किस जिला? तो अनुपूरम जिला से निकलती है। ठीक है, जैसा कि हम अभी पिछले बार जब बीएड का एग्जाम देने के लिए गए थे मध्य प्रदेश, तो वहीं पे एक दोस्त हमारा मिला था हॉस्टल में, जो रूम पार्टनर थे, रूम में जहाँ रुके थे, तो वो नर्मदा नदी के पास का ही उनका उनसे ये क्या बोल रहे हैं उसको, इटारसी के थे वो। तो उनसे अच्छा चर्च हुआ था हमें नर्मदा नदी के बारे में, और इसीलिए ये नर्मदा नदी के बारे में विशेष जानकारी जो अगर आपके पास दिया जा रहा, तो वहां पे जब हम हॉस्टल में रुके थे तो उनसे जो काफी अच्छा चर्च हुआ था, तो ये सब जानकारियां हमें उसी समय मतलब माइंडली सेटअप हो गया था। चलिए अपने उस दोस्तों को भी धन्यवाद और थैंक्स करना चाहते हैं कि चलिए अगर हमारे साथ हॉस्टल में जो लगभग 8-10 दिन के जो समय बीते थे, कुछ कुछ चीजें एमपी के बारे में इसी तरीके से हम चर्च करते चलते। ठीक, चलिए साबरमती नदी याद है आपको? गांधी जी यहीं पे ना साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। साबरमती आश्रम के क्या किए थे? स्थापना किए थे। अगर ये बेतवा नदी, तो ये भी एमपी में ही है। बेतवा नदी के अगर बारे में, तो रायसेन बेतवा नदी भी कहाँ है? एमपी में ही है। बेतवा नदी भी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में ही है, रायसेन जिले में है। और ये जो बेतवा नदी है
रायसेन, रायसेन जिला में है। और ये है जो बेतवा नदी है जो यमुना, यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और जैसा यहाँ हम देख रहे थे, इस पॉइंट्स को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाले नदी में नर्मदा नदी, ताप्ती, ताप्ती नदी, माही, ज्वारी, ये सब जो नदी है वो भारत में पश्चिम की ओर क्या होती है, प्रवाहित होने वाले नदियों में इसको शामिल करके रखा गया है। तो इस तरीके से एनालिसिस करते हुए प्यारे मित्रों हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और इसीलिए हमने जो सेट के 2 भाग में बांटने का मुख्य कारण यही सब है कि विस्तार पूर्वक जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक सेट ऐसे ही लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इसीलिए समय लिया जाता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या 77 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मेरे से। 77 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। देखिए थायराइड ग्रंथि जो है वो गला में पाया जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि किसमें पाया जाता है, गला में पाया जाता है। देखिए इसके बारे में अगर हम सर्च करें तो सबसे पहले सर्च तो ये करेंगे कि ये पाया कहाँ जा रहा है प्यारे मित्र, तो गला में पाया जा रहा है। और थायराइड क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी क्या ग्रंथि है। थायराइड क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अब यहाँ देखिए यकृत, तो यकृत एक प्रकार की भी ग्रंथि, यकृत एक प्रकार की ग्रंथि है जो कि यकृत से पीत, पीत रस, पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव किससे होता है, तो यकृत से होता है। और पीत रस के स्राव होने के बाद पीत रस जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जाकर के, पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। ये जो पीत रस है यह क्षारीय होता है। और अमाशय से आ रहे भोजन, अमाशय से आ रहे भोजन, आ रहे भोजन में मिल जाता है, मिल जाता है और उसे भी क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है, क्षारीय बना देता है। ये कौन सा, पीत रस। जैसे कि पीत रस के बारे में क्या, तो आप देखेंगे मुर्गा उर्गा या कोई भी कटता है तो पीले तरह के पीत, हरे तरह के, सॉरी हरा रंग का रहता है, जिसको नहीं बोलते कि काट के हटा दीजिए नहीं तो पूरा मीट को पित्ता कर देगा, तो वही होता है पीत रस। ठीक है, देखिए कांख, कांख में भी 2 प्रकार की ग्रंथि होती है, एप्रिकिन ग्रंथि, एप्रिक्रीन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, एप्रिक्रीन ग्रंथि, जो कि यह एप्रिक्रीन ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और जो काख से हमारा पसीना चलता है, काख से जो हमारा पसीना चलता है ये एप्रिकिन ग्रंथि के कारण ही चलता है। दूसरा होता है लसिका ग्रंथि, काख में ही क्या होते हैं, लसिका, लसिका ग्रंथि होता है। ठीक है, तो और जैसे कि पसीना चलना, पसीना चलना भी काख से बहुत जरूरी होता है क्योंकि शरीर के ताप के नियंत्रण और बहुत सारे हानिकारक चीजों को वो बाहर भी करता है, तो वही पसीना के माध्यम से ही चलता है। और होता क्या है, कभी कभी यहाँ पे किन्हीं किन्हीं लोगों का धब्बा, दाग सा निकल जाता है। जैसे ये दाग होने का मुख्य कारण क्या है कि शरीर के अंदर से जो बहुत सारे कीटाणु जो शरीर के हानिकारक है वो बाहर जब होता है, वहां जब वो बाहर भी आते हैं तो वहां बाहरी त्वचा को इफेक्टेड करता है, इसीलिए वहां पे खुजली वगैरह या निशान वगैरह हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्यारे मित्रों। देखिए क्या पूछा जा रहा है, साधारण, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। और ये प्रश्न हम बनाए नहीं है, ऑलरेडी सेट में ऐसा पूछा गया, ऐसा नहीं समझना है आपको कि सिर्फ आसान वाले प्रश्न लेकर के चले आए। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड ये सबसे ज्यादा मिलता कहाँ है, समुद्री, समुद्री जल में NaCl की मात्रा क्या है, ज्यादा होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका रासायनिक सूत्र हो गया। सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, धोबन सोडा बोलते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया। एक खाने वाला सोडा जिसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम बाई
कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, Na2HCO3, ठीक है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े, आगे बढ़े। कैल्शियम कार्बोनेट को इसको चूना पत्थर या संग मरमर कहा जाता है। चलिए 78 के बाद 79 में चलिए, देखिए क्या कहा जा रहा है। तारों का रंग निर्भर करता है। जैसे देखिए तारा रात में दिखाई देता है ना, क्या तारा दिन में नहीं होते हैं? दिन में भी तारा होता है, लेकिन सूर्य के रोशनी की वजह से दिन में हमें वह तारा दिखाई नहीं देता है। कैसे? जैसे समझ लीजिए कि तारा यहाँ है और सूर्य यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है। अब एक बात बताइए, अब इस तरह पृथ्वी में दिन है, तारा इधर भी है, ये सब पूरी क्या है जो दिखाया जा रहा है, वो तारा है। अब जब दिन में सूर्य, ई वाला तारा हमको कैसे दिखेगा? क्योंकि यहाँ से सूर्य है और सूर्य से ज्यादा प्रकाश तो, मतलब इस तारा से ज्यादा प्रकाश तो सूर्य भी एक तारा ही है, तो सूर्य दे रहा, तो पिछलका तारा हमको दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन रात में यही सूर्य जब इस तरफ घूम करके पृथ्वी रोटेट हो जाते हैं, या इस तरफ रात है, तो रात है तो इधर वाला तारा उसको क्या देगा, दिखाई देगा। इसलिए तारा जो रात्रि में ही हमको दिखाई देता है। रीजन कि वो तारा सूर्य से काफी दूरी पर है और सूर्य ज्यादा प्रकाश दे रहा, जिसके वजह से इधर लाइट हो जा रहे हैं और इसका प्रकाश यहाँ पहुंच नहीं पा रहा है, और इसीलिए वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न जो हमसे पूछा जा रहा, प्रश्न ये पूछा जा रहा कि तारे का रंग निर्भर किसके पर करता है? चाहे सूर्य का ही तारा हो, सूर्य भी एक प्रकार के तारा है, या और भी कोई तारा है, उसका जो रंग निर्भर किस पर करता है? उसके तापमान पर, उनके दबाव पर, उनके उम्र पर, या सौर्य मंडल से उनकी दूरी पर। जल्दी से इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर क्या होगा कि किसके ऊपर तारे का जो रंग है वो निर्भर करेगा। देखिए दूरी पर तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि कोई तारा नजदीक है कोई तारा ज्यादा दूर है तो उसका ताप निर्भर उसके दूरी पर कर रहा, नहीं, ये तो पहले ही गलत। उनके दबाव, दबाव वहां क्या किसी चीज पर नहीं, उनके उम्र पर भी नहीं, उनके तापमान पर, उसके किस पे निर्भर करता, तापमान पर। मतलब उस तारे का ताप जितना ज्यादा होगा, ताप जितना ज्यादा होगा वह उतना ही चमकीला होगा, वह उतना ही चमकीला होगा। जैसे सूर्य भी एक प्रकार का क्या तारा ही है, जिसके तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, तापमान है। सूर्य में ताप का मुख्य कारण क्या है, हाइड्रोजन हीलियम, अर्थात हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। कौन सी घटना, नाभिकीय, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की घटना के कारण क्या होता है, सूर्य में ताप उत्पन्न होते हैं। तो उसमें कोई भी तारा जो है उसका तापमान के कारण उसका रंग निर्भर करता है। सबसे चमकीला, सबसे चमकीला तारा तो डॉग, डॉग कैट होता है या डॉग फिश होता है। क्या होता है, डॉग कैट या डॉग फिश, डॉग स्टार होता है, सॉरी डॉग स्टार है जो सबसे चमकीला तारा है। क्या हो गया, डॉग स्टार हो गया। देखिए अगर किसी तारा का पृष्ठ ताप अगर निम्न है, गौर से ये बातों को समझिएगा, अगर किसी तारा का ताप पृष्ठ निम्न है तो वह लाल रंग का दिखेगा, और अगर किसी तारा का ताप पृष्ठ अगर उच्च है, ताप पृष्ठ अगर उच्च है तो वह नीले रंग का दिखेगा, ठीक है। ये समझ रहे हैं कि अगर किसी तारा का ताप पृष्ठ निम्न एकदम है तो लाल रंग का दिखेगा, अगर उच्च है तो नीले रंग का दिखेगा, सिर्फ, ठीक है। सूर्य हमारा किस रंग का दिखता है, पीले रंग का दिखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, क्या कर रहा है, डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉग किस देश के थे? तो देखिए ये जो नॉर्मल बोरलॉग है वो वास्तविक में अमेरिका के थे, मतलब कहाँ के निवासी हैं, तो अमेरिका के हैं। लेकिन अगर यह मैक्सिको में जो हरित क्रांति के नाम से बोरलॉग को जाना जाता है, तो एक गेहूं के उच्चतम किस्म का विकास, किसका, गेहूं के उच्चतम किस्म का विकास अगर किए थे, किस्म का विकास, तो वो मैक्सिको में, ठीक है। इसे हरित क्रांति, हरित क्रांति का
जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर यही हरित क्रांति का जनक भारत में किसको कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, जो कि यहाँ भी सबसे ज्यादा अगर हरित क्रांति किस फसल को फायदा दिया तो गेहूं फसल को ही क्या दिया, फायदा दिया। ठीक है, तो ये विश्व में हरित क्रांति। अब इन्हीं पर बोरलॉग पुरस्कार भी दिए जाते हैं, पुरस्कार भी दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं कृषि के क्षेत्रों में। किस क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र। चलिए आगे बढ़े। अब 81 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या कहा, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के जांच के लिए किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति को जांच के लिए किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में CHO 1:2 अनुपात में होता है, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में किस अनुपात में रहते हैं, तो 1:2:1 के अनुपात में रहता है। ठीक है, और ये क्या करता, क्या कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। कौन करता, कार्बोहाइड्रेट करते हैं। शरीर में कितना % कार्बोहाइड्रेट है, तो 50 से 75% के बीच में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे चले। अगले प्रश्न 82 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। देखिए, तो अनुच्छेद 17, देखिए अनुच्छेद 17 जो है वह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। यहाँ दिया है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 15 वंश जाति धर्म के आधार पर असमानता के भेद, मतलब जो छुआछूत या असमानता वंश जाति धर्म के आधार पर अगर किसी को क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, आधार पर भेदभाव में निषेध, भेदभाव में निषेध। और यही चीज अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में क्या चर्च है, वही वंशगत उपाधि, उपाधियों की समाप्ति, उपाधियों की समाप्ति। अनुच्छेद 19 है जो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 हमारा कहता है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी कोने में जाकर के बसने का उसके पास अधिकार है। लेकिन आज की परिस्थितियां जो घटनाएं चल रही है, जैसे भाषा से संबंधित महाराष्ट्र में कि वहां मराठी बोलने वाले ही व्यक्ति सिर्फ रहेंगे, अर्थात जो व्यक्ति को मराठी नहीं आता वो महाराष्ट्र छोड़ दे। ये भाषा संबंधित विवाद, अब उनको शायद इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है कि पूरे भारत के किसी भी राज्य में किसी भी राज्य के व्यक्ति जाकर के बस सकते हैं, ऐसा संविधान में उसके पास अधिकार दिया गया है, चाहे वो कोई भी भाषा क्यों ना बोले। ठीक है, तो ये हमारे संविधान से प्रश्न थे। तो छुआछूत अनुच्छेद 17। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम सब जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम क्लोराइड CaCl, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी इसको हम सब जानते हैं। CaSO4 into 10H2, CaSO4 into 10, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया, नहीं हाफ H2, 10H2 उसमें मतलब हाफ H2 इसका हो गया। ठीक है, बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3 खाने वाला सोडा
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होने वाला सोडा। चलिए, निम्नलिखित में गौ प्रजाति में कौन प्रजाति देसी नहीं? ऑल्स्टिन फिजियन ही है जो, ये हमारे देश के नहीं है, अर्थात विदेशी गाय की प्रजाति है। और यह प्रजाति है कहाँ का? तो डेनमार्क का, डेनमार्क। बाकी गिर, थारपारकर और रेड संधि ये सब सभी देसी गाय की प्रजातियां हैं। देखिए, विदेशी गाय की प्रजाति में सबसे ज्यादा फेमस विदेशी गाय की प्रजाति में जर्सी गाय है, जो विदेशी गाय की ही प्रजाति है। ठीक है, ये हमारे यहाँ की प्रजाति नहीं है। चलिए, आज ये बिहार पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाएगी? जैसे मुखिया, वार्ड, सरपंच ये सब जो बनता है वो 5 वर्षों के लिए बनता है, लेकिन उन 5 वर्ष कब से जोड़ा जाएगा ये कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि निर्वाचन के अधिसूचना की तिथि से की जाती है, मतलब निर्वाचन के डेट घोषित हो गया जहिए से 5 वर्ष उसको जोड़ा जाएगा। या पंचायत की पहली बैठक की तिथि से किया जाता है कि पंचायत के जब कोई व्यक्ति जीत गया, जीतने के बाद सबसे पहली बैठक हुई, उस समय से जोड़ा जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा? पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित, मतलब जिस समय जीत घोषित हो गया उस समय से जोड़ा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उसके 5 वर्ष की अवधि जो है वह पंचायत की पहली बैठक की तिथि से जोड़ी जाती है। इस दिन से ही जोड़ा जाता है कि 5 वर्ष जहिया से, 5 वर्ष के बाद फिर से पंचायत का क्या होगा? चुनाव होगा बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जैसे मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नहीं, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये प्रश्न सही वाला पूछा था, यहाँ पे गलत हो गया। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, नहीं, विश्वास मत भी लोकसभा में लाया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकते हैं अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व में होगा। तो हाँ, ये बात सही है कि राज्यसभा मतलब राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय होंगे, अगर उसमें 2/3 बहुमत अगर उस विषय पर पारित अगर हो गया तो वो कानून बन जाए। अगला क्या कर रहा? धन विधेयक भी लोकसभा में लाया जाता है, ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर सी हो गया। 86 के बाद 87 में चलिए, क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथन कौन से कथन सही नहीं है? जैसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, एकदम सही है। राष्ट्रीय झंडा के चक्र में आरों की संख्या अर्थात तिलियों की संख्या 24 है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया, की गलत। राष्ट्रीय धुन बजाने की मतलब वही राष्ट्रीय 52 सेकंड, राष्ट्रीय धुन, राष्ट्रीय गान जो 52 सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो गलत वाला ऑप्शन क्या था कि राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ से सिंह के शीर्ष को लिया गया, नहीं, सारनाथ स्तंभ से, सारनाथ से ये लिया गया। ठीक है, सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंह को निरूपित किया गया। ठीक है, सारनाथ के स्तंभ से 4 सिंह को निरूपित किया गया, इसलिए ये गलत हुआ। चलिए अगले प्रश्न आ गए। लोकसभा क्या पूछा जा रहा है? लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मत का कितना बहुमत नहीं आने पर, जैसे चुनाव लड़ने से पहले कुछ जमानत राशि ली जाती है जमा, तो वह अगर कितना वोट नहीं लाएगा तो उसका जमानत राशि क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। उस वोट का 1/5वां भाग, 1/7वां या 1/6। तो 1/6 से कम मत अगर प्राप्त किया तो उसको जो लोकसभा या विधानसभा में जो भी पैसे जमानत राशि के रूप में लिए गए थे वो उनको वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या कहा जा रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था।
देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम थे। भारतीय इसकी पहली बैठक जो दिसंबर 1985 को बंबई में हुआ, इसका अध्यक्ष WC बनर्जी के द्वारा किया गया। कहां पर हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है, संस्कृत कॉलेज करके है, उसी में हुआ था ये पहली बैठक। और इसकी बैठक होना कहाँ था? पुणे में होना था, लेकिन पुणे में नहीं हो पाया। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? अर्थात विपक्षी दल के लिए लोकसभा में 55 उसके पास कम से कम होना चाहिए सांसद, तभी वह लोकसभा में विपक्ष बनेंगे, अन्यथा वह लोकसभा में विपक्ष नहीं बनेगा। अर्थात लोकसभा के टोटल मत का 10% होना चाहिए विपक्ष बनने के लिए। और ये सबसे पहले विपक्ष जो बना गया था लोकसभा में, वह 1969 ईस्वी में सबसे पहले विपक्ष दल बना था, ठीक है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। बात सही है, क्योंकि वार्ड वुड और सरपंच वगैरह अगर ये सबको पद अगर नहीं रहना है तो वो त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन के बाद वह त्याग पत्र जो प्रभावी मान लिया जाएगा? जैसे आज कोई वार्ड मुखिया को दे दिया कि हमको वार्ड में नहीं रहना है, तो वो जो पत्र दिया वह पत्र कितने दिन के बाद जो वार्ड के द्वारा मुखिया को इस पत्र लिख करके दिया गया कि हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं, वह कितने दिन के बाद वो प्रभावी रूप से मान लिया जाएगा? तो उसके पत्र देने के 7 दिन बाद, समझ रहे हो बात की क्या हो रहा? इसको गौर से समझिएगा कि अगर कोई वार्ड या सरपंच अगर कोई भी अपने मुखिया को अपने पद से त्याग पत्र के लिए पत्र लिख करके दे दिया, तो उसका पत्र कितने दिन में वह पत्र है जो पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, अर्थात वह वार्ड या सरपंच अपने पद से हट जाएगा। तो 7 दिन के भीतर, 7 दिन तक के उसके पास ऐसा ऑप्शन रहता है कि जैसे कोई वार्ड अगर त्याग पत्र अगर मुखिया को दिया है तो वो 7 दिन के भीतर तक वो वापस ले सकता है। लेकिन जैसे ही 7वां दिन बाद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि वो पद खाली हो जाएंगे। और साथ में पद खाली होने के बाद अगर 2 चुनाव, जैसे कि ग्राम पंचायत के 5 वर्ष का जो चुनाव होता है, तो अगर 6 महीने ही मात्र अगले चुनाव को बच गया है तब वहां पे उपचुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर 6 महीने से अवधि अभी ज्यादा बाकी है तो उस पंचायत में उपचुनाव होंगे, उपचुनाव फिर से होगा, ठीक है। तो ये 7 दिन। अब अगर बात की जाए कि नहीं, मुखिया होते हैं वह किसको त्याग पत्र दे सकता है? जैसे कि वार्ड और सरपंच तो ये मुखिया को त्याग पत्र दे सकता है, लेकिन जो मुखिया होते हैं वो अपने पद से त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो पंचायती राज अधिकारी को वो दे सकता है। किसको दे सकता है? पंचायती राज अधिकारी को, वह अधिकारी को अपना त्याग पत्र दे सकता है। और मुखिया वाले पद में भी इस्तीफा देने में यही रूल लागू होगा कि अगर वह 7 दिन के भीतर जो पंचायत राज अधिकारी को त्याग पत्र दिया है, अगर वह 7 दिन तक के अगर वापस ले लेता है तब ठीक है, नहीं तो 7 दिन के बाद उसके वो पत्र जो प्रभावी हो जाएंगे, अर्थात वो पद खाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद, भारत में मतलब आजादी के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुए। आ जाइए। मनरेगा योजना प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों को मजदूरी पर केंद्र और राज्य व्यय का अनुपात क्या है? मतलब कितना % केंद्र सरकार देगी और कितना राज्य व्यय करेगा? तो 75 और 25 का इसका आंकड़ा तय किया जाता है, जो कि नरेगा की अगर बात की जाए तो नरेगा 2006 में, और मनरेगा की अगर बात की जाए, जैसे नरेगा की बात की जा रही है तो 2006 में और मनरेगा 2009 में। और नरेगा की और शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुआ था। कहां से हुआ था?
आंध्र प्रदेश से हुआ। चलिए अगले प्रश्न आइए, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और दो युद्ध के कारण प्रभावी हो गए थे? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो काल है वह 1961 से 1966 है, 1961 से 1966 है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही दो गो युद्ध हो गया था, एगो 1962 का युद्ध और एगो 1965 का युद्ध। 62 का युद्ध भारत और चीन के बीच में हुआ और 65 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और दो ये युद्ध के कारण जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो अनाविष्ट हो गए थे, अर्थात जितना चीज तीसरी पंचवर्षीय योजना में तय किया गया था वो पूरा नहीं हो सका। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न पे क्या करा, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1928 ईस्वी में बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई। 1807 ईस्वी 60 में कौन से पुस्तक, नील दर्पण, जो नील की खेती करने वाले दूरदर्शक चित्रित करता है, नील दर्पण की रचना कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे जो नील दर्पण पुस्तक की रचना किए थे। चलिए 97 आइए, नीचे दिए गए कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज्य से? बलवंत राय मेहता समिति, शाह कमीशन समिति, जोशी। तो इसमें तो बलवंत राय, पंचायती राज्य से जैसे ही समय आ जाए तो कौन हो जाएंगे? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो 97 का सही आंसर क्या हो गया? ए नंबर हो गया। चलिए 98 में आइए, क्या पूछा जा रहा है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार ये था, तो लोगों का भागीदारी, लोक भागीदारी। अगर किसी भी समुदाय का विकास करना है तो इसके लिए लोक भागीदारी एक कार्यक्रम का सार था। चलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्रों में दिया जाता है? क्रीड़ा प्रशिक्षण, मतलब बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए 100 नंबर में आइए, राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है वो किसके जन्मदिन? तो मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है, हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है, उनको मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं। मैग्सेस पुरस्कार मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, जो रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है वह मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है। और ये जो मैग्सेस वो पूछा जा रहा कि वो किस देश के राष्ट्रपति थे? कौन? मैग्सेस किस देश के राष्ट्रपति थे? मैग्सेस जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जा रहा, तो कहाँ के थे? फिलीपींस के। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया, तो ये तो प्रश्न 2016 का सेट। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि उस समय ये करंट अफेयर के प्रश्न थे कि यह कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो कतर में किया जाएगा, लेकिन अब तो कतर में होकर के पार भी हो गया। सहारा रेगिस्तान किस महादेश में है? तो अफ्रीका महादेश में। सहारा रेगिस्तान किस महादेश में? अफ्रीका में। जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा रेगिस्तान। ठीक है, अगर भारत के अगर पूछा जाए तो भारत में तो ये है ना जी, थार। ठीक है, और विश्व में तो सहारा रेगिस्तान। डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। निम्न में किस वर्ष 2014 में मतलब किसे शांति का पुरस्कार 2014 में दिया गया था? ये तो करंट अफेयर, इसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 2014 वाला तो अब दोबारा आपसे पूछने वाला है नहीं, लेकिन उसमें कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार। ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि रिपीट ये कर दे 16 के वाले एग्जामों में कैलाश सत्यार्थी, तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में कैलाश सत्यार्थी। बिहू किस राज्य का है? तो असम का। बिहू कहाँ का है? तो असम। पेरू की राजधानी, पेरू किसकी राजधानी है? पेरू किसकी राजधानी है? पेरू किसकी राजधानी है जो पूछा जा रहा है? लीमा की राजधानी कहाँ? पेरू है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद कर दिया गया, कहाँ पे था? तो यूक्रेन में था। कहाँ पे था? यूक्रेन में। जापान का मुद्रा येन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत को पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है अभी तक?
जो कौन से चक्रवात है जो भारत को अभी तक के प्रभावित अगर नहीं किया है, तो नीलोफर, नीलोफर ऑप्शन ए। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कहाँ चला गया? खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी। विंग्स और फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी। भारत एक खोज पुस्तक लिखा गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। कौन सा देश सुगर बॉयल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? कौन सा सुगर बॉयल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाने जाने वाला कौन है? क्यूबा। और ये रहा 15वां। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आइए। 4 डिग्री सेल्सियस है जो जल का अधिकतम घनत्व। चलिए इसके बाद है जो इस सेट को मतलब 115 के बाद 150 तक धर्मवीर पूरा करेंगे, जो कि इसी तरीके से एनालिसिस के साथ में करेंगे, तो अवश्य आप सब लोग जुड़े रहिए। ये देखिए पहला 15 नंबर के क्वेश्चन करें। 115 में जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो बताइए किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री। देखिए इसका इस तरह से होता है ग्राफ, इधर आयतन होता है, इधर तापमान। इस तरह से इसका तापमान जो देखिएगा इस तरह से जाता है आयतन, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन सबसे कम होता है। लेकिन यही इधर घनत्व कर देगा, इधर घनत्व, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व इस तरह से इसका ग्राफ है इस तरफ से। मैं कई बार क्वेश्चन पूछता कि बताइए कि जब जल को 0 से 4 डिग्री तक गर्म या 0 से 10 डिग्री तक गर्म करने पर इसका ताप में क्या परिवर्तन, इसका आयतन में क्या परिवर्तन होता है? 0 से 10 डिग्री तो पहले आयतन घटता है, उसके बाद आयतन बढ़ता है, लेकिन घनत्व क्या होता है? पहले बढ़ता है उसके बाद फिर घटता है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त भूल गया क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? ये आपको मिलेगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुआ था? गठन हुआ। लेकिन इससे भी पहले देखिएगा तो पहली विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तब भी एक गठन किया गया था 1920 में, जिसको बोला गया था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, नेशन। ये जो संस्थापक इसका था वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन। इसे कहा गया था कि 1914 से 18 में जो प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, इसको अब अगला जो बनेगा लीग ऑफ नेशन वो अगला विश्व युद्ध होने नहीं देगा, तो ये विश्व युद्ध होने नहीं देगा। लेकिन ये 1920 में ये मतलब 1945 से ये फेल मार गया, जिसके कारण दूसरा फिर विश्व युद्ध हो गया। तो दूसरा विश्व युद्ध हो गया 1939 से 45 तक में। तो फिर एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूएनओ। यूएनओ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया। ठीक है, लेकिन इसका संस्थापक देश 51 था। संस्थापक देश 51, वो वर्तमान में कहेगा तो 193 देश है। कहेगा इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है वर्तमान में, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कहेगा तो कौन है? देखिएगा इसका 193 देश से 51 देश इसका संस्थापक था। यूएनओ 24 अक्टूबर 1945। इसका अध्यक्ष हुआ टेड्रोस, टेड्रोस। इसका अध्यक्ष टेड्रोस है। चलिए अगला तक। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए ये सब जो पद है कैसे से चला था। देखिए सबसे पहले था बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर। उसके बाद आ गया बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल से बन गया फिर भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। फिर भारत के गवर्नर जनरल से बन गया क्या? इसका भारत के वायसराय,
वायसराय, फिर वायसराय से बन गया फिर गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ पूछता है कि बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। फिर कहेगा बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंगर, वारेन हेस्टिंगर। आगे पूछेगा बड़ा भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंक, विलियम बेंटिंक। उसके बाद आया कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो कैनिंग, कैनिंग। फिर कहेगा भारत का प्रथम, फिर भारत का गवर्नर जनरल कौन बन गया, तो जो अंतिम 1947 में आया था, तो 1947 में वायसराय के पद को हटा करके कुछ दिनों के लिए फिर भारत के गवर्नर जनरल को ही बना दिया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कई बार पूछा जाता है कि आजादी के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर कहेगा अंतिम भारतीय कौन था गवर्नर जनरल, तो 3 से 4 महीना के लिए बनाया गया था, श्री राजगोपाला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यहाँ कौन होगा, माउंटबेटन, माउंटबेटन। लेकिन फिर कहेगा सबसे अंतिम में कौन थे, तो श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। तो यहाँ क्या पूछा कि आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे, आजादी के समय भारत के वायसराय यानी कि 1947 में कौन थे, यानी कि अंतिम वायसराय कौन थे, हमारे लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद लॉर्ड बेवेल, श्री राजगोपालाचारी हमारे क्या थे, अंतिम भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा, कौन सा आईसीएस थे, तो एओ हूँ, कौन सा रहे थे, एओ हूँ। आज कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था, तो कौन थे, एओ को क्या बोलते हैं, संस्थापक, संस्थापक। ठीक है, उसके बाद बोले 1885 में कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस के उस समय अध्यक्षता किसने निभाई, क्या उस समय कांग्रेस के संस्थापक, कांग्रेस का संस्थापक कौन थे, संस्थापक, संस्थापक एओ हूँ, एओ हूँ। उसके बाद पूछता है कि उस समय अध्यक्षता कौन निभाए थे, अध्यक्षता, अध्यक्षता किसने किए थे, तो उस समय किए थे WC बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, तो 1850 कहेगा उस समय कौन था, मतलब गवर्नर उसमें वायसराय कौन थे, 1885 में वायसराय थे कौन थे, लॉर्ड, उसमें से लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, कहेगा प्रथम अध्यक्षता किसने निभाई थे, WC बनर्जी। कहाँ हुआ था, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, तेजपाल संस्कृत विद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, देखिएगा म्यांमार की राजधानी कहाँ है, इसका पहले राजधानी हुआ करता था रंगून, रंगून। लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में इसका राजधानी है नेपिताओ, नेपिताओ, नेपिताओ। इसका राजधानी कहाँ है, नेपिताओ। कहेगा म्यांमार की राजधानी कहाँ है, नेपिताओ। कहेगा भारत की किस दिशा में है, तो इस तरह से भारत है, इधर कौन है, म्यांमार, म्यांमार। कहेगा रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आया था, तो इसी म्यांमार से, म्यांमार से ही आया था, राखाइन प्रांत से रोहिंग्या मुसलमान को भगाया गया। कहेगा मांडले जेल, देखिए हुए फिर एक है मांडले, म्यांमार में ही है मांडले। अब मांडले में कौन गिरफ्तार होकर के रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। यहीं पर एक पुस्तक लिखे थे गीता रहस्य, गीता रहस्य। यहीं पर कौन सा पुस्तक लिखे थे, गीता रहस्य। तो नए पिताओ हो गया, नए पिताओ राजधानी हो गया। तो यहाँ पे प्रमुख नेता है जिसका नाम है आंग सान सू, आंग सान सू। इनको 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नए पिता हो गया, यंगून हो गया। फिर कहता है म्यांमार में एक जगह है जिसका रंगून नाम है, रंगून, जिसको बोलते हैं यंगून। इसी रंगून में किसको निर्वासित कर दिया गया था,
तो 1857 के क्रांति का जो विद्रोही थे, सबसे मेन आदमी, इसको बोला गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया था? इसी मतलब रंगून में ही निर्वासित कर दिया उनको, वहीं पर क्या हो गया? देखिए, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक है भीष्म सहनी। भीष्म सहनी। प्रेमचंद की पुस्तक का क्या नाम है? तो गोवन, गोदान, कर्मभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि। गोदान है, कर्मभूमि है, गबन है, निर्मला है, गबन, निर्मला, निर्मला इत्यादि इनका क्या पुस्तक का नाम है। प्रेमचंद किस काल की कवि थे? तो आधुनिक काल के, आधुनिक काल के, आधुनिक काल के क्या थे? ये कवि थे। उसके बाद आता है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम का एक पुस्तक का नाम है जो बहुत बार पूछता है, कागज पे कैनवास। कागज पे कैनवास, कागज पे कैनवास, कागज पे कैनवास। देखिए, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? किस गांधी को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? सबसे पहले किसको दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को। अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? स्थापना, स्थापना, स्थापना हुआ था 1992 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1992 में। इसकी स्थापना 1992 में। राजीव गांधी खेल का नाम बदल कर 2021 में क्या रख दिया गया? तो इसका रख दिया गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसमें इनाम की राशि कितना दिया जाता है? इनाम की राशि, इनाम दिया जाता है 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। 25 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। 2025 में किसको किसको दिया गया? 2025 में करीब 4 व्यक्ति को दिया गया, जैसे मनु भाकर, मनु भाकर, परवीन कुमार, परवीन कुमार, परवीन कुमार, और एक और है, 2 आदमी और, हरमनप्रीत हरमनप्रीत, हरमनप्रीत सिंह, और एक और है जिनका बोला गया डी गुकेल। अभी शतरंज के देश में ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, तो किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल पुरस्कार? राजीव गांधी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खिलाड़ियों को दिया जाता है। स्थापना 1992 में। 2021 में मेजर ध्यानचंद, नाम बदल कर दिया। इनाम कितना? 25 लाख रुपया। 2025 में किनको मिला था? मनु भाकर को, परवीन कुमार को, हरमनप्रीत सिंह और डी मुकेश को। तो सबसे पहले किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को। आगे देखिएगा, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें पूछेगा आजादी के समय में, आजादी के समय में ब्रिटेन का पीएम, ब्रिटेन का पीएम कौन थे? तो कौन थे? क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। कौन से थे? क्लीमेंट एटली। कहेगा उसी समय में भारत के गवर्नर, या उस समय भारत के वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय, आजादी के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। उसके बाद वायसराय कौन थे? कहेगा कि एक बार आप पूछता है, बताइए 1857 के क्रांति के समय, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का पीएम कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन, लॉर्ड पामर्स्टन। लेकिन कहेगा उसी समय भारत में वायसराय कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, कैनिंग। हमारा आंसर क्या होगा? क्लीमेंट एटली। भारतीय रिजर्व के वर्तमान में गवर्नर कौन थे?
बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो कहेगा वर्तमान में अभी वर्तमान 2025 में, वर्तमान में 2025 में भी कौन बने? तो संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा बने। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में कौन बने? तो संजय मल्होत्रा बने। संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। कहा कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम, 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में क्या हो गया था? स्थापना हो गया था। कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण 1949 को। कहेगा राष्ट्रीयकरण 1949 को किस समिति की सिफारिश पर आया था? समिति कौन था? यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग। या किस भारत शासन अधिनियम के तहत लाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लाया गया था। आरबीआई का काम क्या होता है? आरबीआई का काम होता है मौद्रिक नीति जारी करना, मतलब देश में चल रहे अर्थव्यवस्था को, देश में चल रहे अर्थव्यवस्था को, उसके जो महंगाई होता है, महंगाई को कंट्रोल करना, ठीक है, महंगाई को रेगुलेट करना, ठीक है, महंगाई को, तरलता को मतलब रेगुलेट करना, तरलता को ज्यादा बढ़े देना, न तरलता को ज्यादा घटने देना। इसका काम है मौद्रिक नीति जारी करना, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति जारी करता है, ठीक है। ये कई महीना पर, 2 महीना पर ही जारी करता है, 2 ही महीना पर ये क्या करता है? मौद्रिक नीति जारी करता है। ये मौद्रिक नीति में क्या क्या चीज को परिवर्तन कर सकता है? तो रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, ठीक है, CRR को, SLR को, ठीक है, SLR को, MSF को, MSF को, ठीक है। इस तरह से इनका क्या होता है? मतलब ये इसी चीज के द्वारा क्या करता है? बैंक को कंट्रोल करता है। इसको यहाँ बोला जाता है बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, ठीक है, इसको बैंकों का बैंक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो देखिए उस समय था रघुराम जी राजन, 2013-14 के टाइम, लेकिन अभी वर्तमान में कौन हो गया? संजय मल्होत्रा। इससे पहले थे शक्तिकांत दास। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए पूरे भारत में महिलाओं को देख रेख करने के लिए, उनसे संबंधित कोई भी मुद्दा है या उनकी कोई चीज की जरूरत है, या देश में कोई भी उनका चलते कोई भी यौन पीड़न होता है, इसके लिए महिला आयोग बनाया गया है। ये महिला आयोग क्या करता है? हर साल अपने रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने रखता है, और ये राष्ट्रपति अपने रिपोर्ट को लोकसभा के संसद पर रखता है, और रख करके महिलाओं से जो भी मुद्दा होता है उसको क्या किया जाता है? सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में, 1992 में। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष कहेगा 2025 में तो विजया रहाटकर है, विजया रहाटकर, विजया रहाटकर, विजया रहाटकर। देखिए वो तो है महिला आयोग। एगो आता है मानवाधिकार, मानवाधिकार, मानवाधिकार। भारत में मानवाधिकार अधिनियम कब आया था? तो 1993 में, 1993 में। कहेगा इसका अध्यक्ष कौन है? इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान में अध्यक्ष आपको हो जाएगा, इसका वर्तमान में अध्यक्ष मिलेगा आपको बी रामा सुब्रमण्यम, बी रामा सुब्रमण्यम, बी रामा सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है, बी रामा सुब्रमण्यम। फिर कहेगा कि बिहार में, कहेगा बिहार में कब आया था? बिहार में मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब आया था? 2006 में, 2006 में। कहेगा वर्तमान में बिहार में कौन है मानवाधिकार के? तो होगा मनोहर, अनंत मनोहर, अनंत मनोहर, अनंत मनोहर। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसमें कौन सा दिया है? इसमें 124 के आंसर क्या दिया है? लेकिन इसमें देवर ललिता, गिरिजा व्यास, कृष्णा नीता शर्मा, 124 के, 124 के आंसर में इसमें क्या दिया था? 100 गिरिजा व्यास दिया था, लेकिन गिरिजा व्यास अभी के नहीं, अभी वर्तमान में कौन है? अभी वर्तमान में विजया रहाटकर है। इससे उस समय के हिसाब से जब इस समय एग्जाम दिया है। देखिए भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1956
1954 में पंचशील समझौता हुआ था। किनके किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में, कि हम दोनों, भारत और चीन, देखिए भारत चीन कहाँ पर है, इस तरह से भारत का मैप होता, ठीक है, यही पर एक कौन है? चीन। ये भारत चीन के बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है, भारत बीच एक समझौता हुआ था कि भारत और चीन एक दूसरे के सीमा का ख्याल रखेगी और एक दूसरे के सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा, बिना हथियार के इसमें लड़ाई करने के लिए हथियार का यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो 1954 में हुआ। कब? 1954 में। कहेगा 1954 में जो किस कौन प्रधानमंत्री थे? तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। और उधर एक, उधर का प्रधानमंत्री थे चाइना का प्रधानमंत्री चाउ उन लाओ, चाउ उन लाओ लाई थे, चाउ उन लाई। लेकिन कहेगा 1954 में, 1949 से लेकर के 1965 तक के चीन के राष्ट्रपति माओ तसे तुंग थे, तसे तुंग माओ तसे तुंग थे। और यही माओ तसे तुंग ने 1959 में यहीं पर एक, जहाँ एक देश था जिसका नाम था तिब्बत, एक स्वतंत्र देश था तिब्बत। तिब्बत को क्या कर लिया? तिब्बत को कब्जा कर लिया। तिब्बत को कब्जा 1959 में कौन कब्जा कर लिया? चीन ने आक्रमण करके तिब्बत को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो यहाँ के जो सरकार थे दलाई लामा, वो भाग करके कहाँ चलाए? ये भारत में चलाए, धर्मशाला में, और धर्मशाला में ही रह करके अपना सरकार चलाने लगे, ठीक है। जैसे ही भारत में दलाई लामा आया तब भारत और चीन के बीच में दुश्मनी बढ़ गया। और 1962 में फिर 1962 में चीन ने अपनी भारत पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? भारत पर आक्रमण कर दिया, और 3 तरफ से आक्रमण किया था। सबसे पहले अक्साई चीन में आक्रमण किया, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। तो भारत ने 2 मोर्चा को संभाल लिया, इसमें तो नहीं हटा, लेकिन यहाँ अक्साई चीन में भारत ने फेल मार गया और भारत के बहुत सारा हिस्सा, करीब लगता है 10% हिस्सा भारत ने खुद कब्जा कर लिया। चीन, जिसको हम आज किसके रूप में जानते हैं? अक्साई चीन के बारे में अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो भारत में इसको कहता है भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। पंचशील समझौता किसे किसे बीच में हुआ था? तो किसे किसे बीच में हुआ था? भारत और चीन के पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। भारत चीन युद्ध कब? 1962 में। 1949 में कहाँ आया था? चीन में क्रांति, माओ तसे तुंग बने। 126 भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन मिलेगा? तो आपको MS स्वामीनाथन। लेकिन कहेगा विश्व का हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति के जनक मिलेगा वहाँ नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारतीय कहेगा तो MS स्वामीनाथन। कहेगा ये हरित क्रांति कब आया था? हरित क्रांति कब आया था? 1966 से 67 तक, 1966 से 67 में देता है। अतः इसी हरित क्रांति के तहत भारत में जो हम लोग खाद्यान्न इंपोर्ट करते थे, खाने के लिए मंगाते थे, अब भारत क्या कर दिया? हरित क्रांति से भारत एक्सपोर्टर बन गया, खाद्य निर्यातक बन गया, मतलब खाद्य में आत्मनिर्भर बन गया, खाद्य में आत्मनिर्भर बना। इस पर किस पर बहुत अच्छा फायदा देखने को मिला था? गेहूं पर। गेहूं पर इसका क्या मिला? अच्छा फायदा मिला। लेकिन बाकी अन्य सब चीजों पर क्या हुआ? कोई असर नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज्यादा कहाँ, मतलब ये गेहूं पर हुआ, मतलब इससे सबसे ज्यादा कौन सा राज्य, मतलब सबसे ज्यादा राज्य मतलब फायदा उठाया? तो हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब के लोगों को इस पर बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसमें बड़े किसानों को ही फायदा हुआ था, छोटे किसान को इसमें कोई फायदा ज्यादा नहीं हुआ था। ये हरित क्रांति में क्या होता है कि हरित क्रांति में क्या होता है कि मैंने कि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कीजिए, जीन मोडिफाई मतलब हाई वैरायटी के HY मतलब हाई वैरायटी के मतलब बीज को रोपिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उपज दे, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। बताइएगा आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है, जो LLD की पार्टी है, म्यांमार में एक LLD पार्टी है, LLD की क्या है? नेत्री, मतलब वहाँ क्या के नेता है, ठीक है। वो किस देश से संबंध रखती है? वो किस देश से है? तो म्यांमार से। किस देश से? म्यांमार से। म्यांमार में शायद 2020 या 21 में, 2020-22 में शायद 2022 में यहाँ क्या हो गया?
सैन्य तख्ता पलट। सैन्य तख्ता पलट के मतलब यहाँ सेना ने अपनी शासन कर लिया। सैन्य तख्ता पलट, सैन्य तख्ता पलट कर दिया। सैन्य तख्ता पलट करके देश की जितना भी शक्ति का है सारा शक्ति अपने पास ले लिया। ठीक है, आंग सान सू की कहा किस देश से है, तो किस देश से होगा, म्यांमार से। आंग सान सू को 1992 में 1991 में इनको क्या दिया गया था, तो शांति के लिए, शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। आवाज मियाँ की सेना इनको क्या कर लिया, नजर बंद के लिए। ठीक है, कहेगा दक्षिण कोरिया, थाईलैंड कहाँ, कहेगा ये सब जो है म्यांमार, श्रीलंका, इस तरह से भारत है, यहाँ पर मिलेगा आपको म्यांमार, इसके जस्ट नीचे का मिलेगा थाईलैंड, उसके बाद श्रीलंका, आपको यहाँ पर श्रीलंका मिलेगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया सबसे पूर्वी एशिया में आता है। आगे आइए, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था, 1932 में। देखिए याद कीजिएगा, सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 31 और 32, 30, 31, 32। तीनों में कौन कौन भाग लिया था, तीनों सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे, तो तीन में लिए थे भीमराव अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने तीनों में भाग लिया था, तीनों में भाग लिया था। लेकिन गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे, भाग लिए थे। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले गए थे, वहाँ ब्रिटेन में एक आदमी था जो बोला था, नंगा फकीर बोला था, किन को, महात्मा गांधी को। किसने बोला था, विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला था उनको, नंगा फकीर बोला था। आगे आइए 1932 में, जब 1932 में हुआ था, गांधी जी वहाँ नहीं गए, लेकिन वहाँ नहीं गए तो 1932 में वहाँ का जो रैमजे मैकडोनाल्ड था, उसने सांप्रदायिक पंचायत घोषित कर दिया। सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत। ये सांप्रदायिक पंचायत क्या था, देखिए 1932 में कौन गए थे, भीमराव अम्बेडकर भी गए थे, जिन्ना भी गए। तो सांप्रदायिक पंचायत घोषित किया। तो सांप्रदायिक पंचायत का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर मुसलमान को तो दे ही दिया था चुनाव लड़ने का, ठीक है, क्षेत्र। उसके बाद इस सांप्रदायिक पंचायत में कर दिया कि धर्म के, मुसलमान के अलावे हिंदू में भी, दलितों के लिए भी अलग, दलित के लिए और सिख के लिए और ईसाई के लिए भी अलग अलग आरक्षण की बात या आरक्षित सीट या निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिया गया था, जिससे गांधी जी ने बहुत ही नाराज हुए और 1932 में ही यरवदा जेल में अनशन पर बैठी। कहाँ पर बैठी, अनशन पर। यरवदा जेल में अनशन पर बैठने के बाद, जैसे यरवदा जेल में अनशन पर बैठे तो पूरी दुनिया, पूरी भारत ने इनको ज्यादा से ज्यादा बुरा भला करने लगे। हम भीमराव अम्बेडकर को क्या करने लगे, बुरा भला, कि अगर गांधी जी मरते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने 1932 में गए थे और सांप्रदायिक पंचायत लेकर के आए थे और बहुत ही खुशी आए थे। लेकिन गांधी जी देखे तो कहा कि इस तरह से रहेगा तो कोई ईसाई अपना देश बना लेगा, मुसलमान अपना देश बना लेगा और महादलित अपना देश बना लेगा, तो भारत खंडित हो जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे पूरे भारत क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने अनशन पर बैठ गया। जैसे ही अनशन पर बैठे तो भीमराव अम्बेडकर को मजबूरा ना करके गांधी जी के साथ एक पूना पैक्ट करना पड़ा 1932 में ही, पूना पैक्ट, ठीक है, यानी पूना की संधि हुआ। और इसमें पहली बार गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में कहा गया कि देखिए आपको क्षेत्र ही नहीं चाहिए, आपको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, हम आपको आरक्षण के आधार पर देंगे। तो सबसे पहली बार आरक्षण की व्यवस्था यहीं से किया गया था, ठीक है, आरक्षण दिया गया था कि आपको क्षेत्र डिसाइड कर दिया जाएगा कि जिसे आप 48 सीट मांगते हैं, आपको हर साल क्षेत्र डिसाइड कर दिया जाए कि अभी दक्षिण के क्षेत्र में 48 सीट है तो आप पर इधर लड़िए, अगला साल इधर कर दिया जाएगा, लेकिन आपका नेतृत्व उतना रहेगा, ठीक है। जिस 48 सीट है, जिसे वर्तमान में कितना सीट है, 48 सीट है लोकसभा में। 48 सीट किसके लिए, एससी के लिए, ठीक है, 48 सीट एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। तो ये सीट हर जगह नहीं रहेगी, जैसे 10 साल मतलब 20-25 साल से अभी रिजर्व नहीं है। इसे आप देख लीजिएगा, बिहार में 6 सीट है, बिहार में शायद 6 सीट है लोकसभा के, और लोकसभा में 3-4 जगह सीट है, और उस पर किसको चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, तो कुछ कहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान, वो उसी सीट पर लड़ते हैं, क्योंकि उस सीट पर कहीं दूसरा जाति का नहीं लड़ता, सिर्फ एससी वाले ही लड़ते हैं, ठीक है, एससी वाले ही लड़ते हैं। देखिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था, 1932 में। क्यों, क्योंकि 1931 में गांधी जी ने उनका बात नहीं माना, 1932 में सांप्रदायिक पंचायत भेज दिया, सांप्रदायिक पंचायत को पूरा विरोध किया। गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। उसके बाद
भीमराव अम्बेडकर को पूना पैक्ट करना पड़ा। और पूना पैक्ट में पहली बार क्या आने को देखने को मिला आरक्षण। कहेगा 1937 में क्या था बताइए। पहले नंबर 1932। 1935 जो था भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, क्योंकि भारत में जितना भी संविधान का जितना भी चीज भारतीय संविधान में लिया गया उसका 72% हिस्सा इसी भारत शासन अधिनियम 1935 का है। आगे देखिएगा 1919 में मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, ये 1919 में आया था। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है बताइए। किस राज्य में अवस्थित गिर के लिए किस गुजरात। गिर में कहा है गुजरात में। कहेगा भारत में कुल कितना वन है तो 2967 वन, 2967 वन। कहेगा सबसे ज्यादा वन कहाँ है, सबसे ज्यादा वन एमपी में, सबसे ज्यादा वन एमपी में, ठीक है। तो कहेगा भारत राज्य के लिए किस राज्य में अवस्थित है तो गुजरात में। और प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, त्रावणकोर से। किस राज्य से जुड़े, त्रावणकोर से, ठीक है, त्रावणकोर से ये जुड़े हुए हैं, त्रावणकोर से राजा रवि वर्मा। अबिंद कहेगा भारत की चित्रण किसने किया था, भारत माता का चित्रण, भारत माता का चित्रण किसने किया था, अबिंद्र कुमार ठाकुर, अबिंद्र कुमार ठाकुर, ठीक है, अबिंद्र कुमार ठाकुर। ये किससे जुड़े हैं, त्रावणकोर। 131 देखिएगा, बिहार में बहने वाली नदियों में विकास का उद्गम अमरकंटक से किससे है। ये इसका आंसर जो होगा सोन नदी। लेकिन अब हम आपको इसको बता देते हैं। इस तरह से, यहाँ से इस तरह से गंगा नदी आता है जिसको क्या नाम दिया गया, गंगा नदी। गंगा नदी किस जिला से एंट्री करता है तो बक्सर जिला से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम बोला जाता है घाघरा नदी, घाघरा नदी। उसके बाद ऊपर से आता है एक नदी जिसका नाम है गंडक नदी, गंडक नदी। उसके बाद यहाँ से एक आती है बागमती, एगो कमला नदी। इन दोनों आकर के कहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बूढ़ी गंडक भी आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आती है कोसी नदी, कोसी नदी। उसके बाद सबसे अंतिम रूप से आती है जिसको बोला जाता है महानंदा, महानंदा नदी। सबसे अंतिम में कौन सा नदी, गंगा में सबसे उत्तर की ओर, उत्तर से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी कौन है गंगा में, तो महानंदा नदी, ठीक है। तो सबसे पहले में कौन हो गया, घाघरा, गंडक। गंडक नदी कहाँ आके मिलता है, यहाँ सोनपुर के जिला में आकर के मिलती है, जहाँ बाबा हरिहर नाथ का मेला लगता है, जिसको बोलते हैं सोनपुर का मेला। हाजीपुर में आकर के कहा गंडक नदी मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले इधर से एक नदी आवेगा जिसका नाम होता है करमनासा नदी, करमनासा नदी। उसके बाद यहाँ से मानसरोवर के झील से निकल कर आता है, इसका नाम दिया गया है सोन नदी, सोन नदी। ये सोन नदी कहाँ जाकर के मिलता है, दानापुर के मनेर में, दानापुर के मनेर में जाकर के सोन नदी कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद आता है पुनपुन नदी, ये पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी गंगा में फतुहा के नामक स्थान पर मिल जाती है, फतुहा नामक स्थान पर मिल जाती है। उसके बाद और आता है क्यूल नदी, अजय नदी, ये 3 सारा नदी रहती है, ठीक है। तो भारत में इसलिए नदियों का जाल, इसलिए भारत में क्या आती है सबसे ज्यादा, बाढ़। अब बाढ़ सबसे ज्यादा कहाँ आती है, यही मध्य बिहार में ही सबसे ज्यादा क्या आती है, बाढ़। इससे ज्यादा तो उत्तर भारत में ही आता है, ठीक है। गंगा भारत में कितना किलोमीटर तक रहती है, तो 400 किलोमीटर भारत में रहती है, बिहार में बहती है 400 किलोमीटर। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं, भागलपुर में आपको देखने को मिलेगा कि गंगा नदी थोड़ा सा क्या हुआ, उत्तरायण। यही उत्तरायण क्या होती है, पवित्र होती है। यहीं पर कौन सा है, सुल्तानगंज, सुल्तानगंज का स्थान पर गंगा नदी है, जो किधर हो गया, किस दिशा में बह गया, तो उत्तर दिशा में हुआ, थोड़ा सा उत्तर हुआ, फिर कहाँ हो गया, पूरब की ओर हो गया। इसलिए यहाँ से गंगा जल भर करके नीचे कहाँ चला जाता है, झारखंड में बाबा धाम के लिए जाते देवघर के, ठीक है। तो बताइए बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से, ये अमरकंटक, यहाँ पर है अमरकंटक, जिससे कौन सा नदी निकलता है, सोन नदी,
और सोन अमरकंटक से ही एक नदियां निकलता है जिसका नाम होता है नर्मदा नदी। मतलब उत्तर इस तरह से मतलब यहाँ पर क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी इधर निकल गया तो कौन निकल गया, सोन नदी, और इधर निकल गया तो नर्मदा नदी। ठीक है, इधर कौन निकल जाता है, नर्मदा नदी। ये फातमा में जाकर के मिलता है सोन नदी। कहेगा पुनपुन नदी कहाँ से निकलता था, यही छोटा नागपुर के पहाड़ से। कोयल नदी तो कुछ बात अलग। आगे देखिए, वह 4 अंकों वाली संख्या बड़ी संख्या में कौन सा जो 12, 15, 18 से 27 तक क्या पूर्णतः विभाजित है। जब पूर्णतः विभाजित है, किससे विभाजित है, 27 से। बताओ 27 से विभाजित होने वाला संख्या, कोई भी संख्या होगा वो हमेशा किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित जरूर होगा। बताइए 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9। देखिए 9 9 18, 18 4, 1824, 4 2 6, नया कट गया। आगे देखिए 9 9 18 3, 21 2 1 3, ये भी आंसर गया। देखिए 9 7 2 9 9 9 क्या हो गया, 18 18 1 8 1 9, यानी कि अंकों का योग 9 है। ये 9 से क्या होगा, कटेगा। चलते आगे देखो, 9 9 छो 15, 15 9 क्या होता है, 15 9 24, 15 9 15 9 कितना होता है, 24। 24 का मतलब क्या हुआ, 4 + 2 यानी कि 6, यानी कि 9 से कटने वाली संख्या हमारा कौन है, आंसर 3। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। बताओ किसने विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आया तो इस सभ्य भारत में आया था, अल्बरुनी भी आया था, मेगास्थनीज भी आया था, लेकिन भारत में विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में कौन आया था, हुएनसांग। हुएनसांग ने किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में 630 से लेकर के 647 ईस्वी तक के भारत में ही रहा था, इसलिए इसको कहा गया था नीति का पंडित। नीति का पंडित, यात्री का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार। जब यहाँ पढ़ने आया था तो ये मास्टर भी बन गया था। ठीक है, ये मास्टर भी बन गया था, इसलिए इनको कहा गया, इनको बोला गया शाक्य मुनि की भी, इनको शाक्य मुनि भी कहा गया था। शाक्य मुनि भी इनको कहा गया था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, CUP पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, अल बरूनी किसके साथ आया था, तो गजनी के साथ आया था। मोहम्मद गज नबी के साथ कहाँ आया था, भारत में। अल बरूनी का पुस्तक का क्या नाम है, अल बरूनी का पुस्तक का क्या नाम है, अल बरूनी के पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। मेगास्थनीज कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब आया था तो ये मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था, इंडिका नामक पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक, इंडिका। इब्न बतूता कब आया था, मोरक्को से आया था, किसके समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इनको दिल्ली का काजी घोषित किया गया, दिल्ली का काजी। दिल्ली का इनको क्या कहेगा, इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है, रेहल्ला। रेहल्ला, इनका पुस्तक का क्या नाम है, रेहल्ला। चलते हैं आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 114। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के कब द्वारा पारित किया गया। देखिए कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू। इसमें कहा गया था कि अब तो स्वराज चाहिए ही नहीं, क्योंकि 1929 से पहले सभी लोग मांग कर रहे थे स्वराज की मांग। मतलब स्वराज के मतलब हुआ कि आप मेन उच्च मतलब राष्ट्र के लेवल पर, जैसे केंद्र सरकार का होता है ना, केंद्र सरकार में अंग्रेज ही रही है, अब बाकी जो छोटा छोटा राज्य सरकार का जो छोटा मोटा होता है वो हमको दीजिए, मतलब भारतीयों को राज करने के लिए दीजिए, केंद्र में आप रहिए। लेकिन ये भी नहीं दे रहा था, हिंद स्वराज भी नहीं दे रहा था, मतलब स्वराज भी नहीं देना चाहता था, मतलब होम रूल जिसको बोलते हैं, होम रूल नहीं दे रहा था, मतलब स्वराज नहीं दे रहा था। इसलिए गांधी जी ने सब मिल करके जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपको हमें क्या लेना है, पूर्ण स्वराज ही लेना है। क्या चीज लेना, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ। इसी के तहत 26 जनवरी 1900 इसी में घोषणा हो गया कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनावेंगे, झंडा मनावेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनावेंगे। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी 1930 को पहली बार लाहौर के
लाहौर के रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। लेकिन कहेगा कि सबसे पहले और कौन फहराया था, विदेश में कौन फहराया था, स्टुगार्ड में मैडम भिकाजी कामा क्या फहराए थे, जन झंडा फहराए। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि बताइएगा पूर्ण पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की, सबसे पहले किसने किए थे, तो हसरत मोहानी, हसरत मोहानी 1921 में ही कर दिए थे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा कब आया, कांग्रेस के द्वारा कब मांगा गया, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पहले में देखिए, किसान अपनी इन गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में, इन गायों को अपने 4 बेटों में इस तरह बांटता कि पहले बेटे को आधा झुंड, दूसरे बेटे को 1/4, तीसरे को 1/5, इस तथा चौथे को 7 गायें मिलती है, तो तद अनुसार एन का मान क्या होगा, यानी कि उनके पास कितना है, एन गाय। अब एन गाय में सबसे पहला बेटा को कितना गाय दे दिया, पहले बेटा को किसने दिया, पहले बेटे को आधा झुंड दे दिया, यानी कि n/2 दे दिया, n/2। चलो आगे देखते हैं, दूसरे बेटे को 1/4 दे दिया, दूसरे बेटे को 1/4, यानी कि n/4। तीसरे बेटे को 1/5, यानी कि n/5 दे दिया, तथा चौथे बेटे 1/4, तथा चौथे बेटे को 7 से कितना बचा, 7 वो बचा। मतलब इसके पूरा एन था, इतना सभी बेटों में बांट दिया, तब इतना में घटेगा, तो जो बचेगा वो किसको बेटा बचेगा, चौथा बेटा के लिए बचेगा, वो कितना बचेगा, 7। तो कहता कि पूर्ण गाय कितना है, यानी सुनिएगा, कहता एक आदमी के पास n गाय था। ठीक है, पहले बेटे को n/2 दे दिया, n/4 दे दिया, n/5 दे दिया, 3 बेटा को बांट दिया, चौथा बेटा के लिए क्या बचना चाहिए, तो जितना था इन सबको घटा देंगे तो क्या निकलेगा, चौथा बेटा को। और कहता कि चौथा बेटा को कितना मिला, 7 को मिला, चौथे बेटे को 7 मिला, तो उसके पास कुल कितना था, आप घटा दीजिए। अब इसको n कॉमन लेंगे तो ये रहेगा, पंचों का 20, एलसीएम क्या हो जाएगा 20, इसको काटिएगा 10 + 5 + 4 बराबर 7, यानी इसमें भी काट दीजिएगा तो n तो रहबे करेगा, इधर हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 10 5 15 4 19, 19/20 बराबर 7। अब काटिएगा तो कट जाएगा, तो 20 में से, यानी कि n गुने 1/20 बराबर 7, इसलिए n बराबर हम लिखेंगे 20 सत्ते 40, 140, यानी कि उसके पास कुल संख्या कितना था, गायों की संख्या तो 140। वह न्यूनतम संख्या जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर 38, 54, 110 से बचे, 110 शेष बचे, 110 शेष बचे, मतलब इतना से विभाजित करने पर कितना बचना चाहिए, इतना। तो बताइए विभाजित करने पर कितना शेष बचा, अगर ये दोनों का अंतर समान आ जाता है, 38 माइनस 48 माइनस 38 बराबर कितना होगा 10, 48 64 माइनस 54 इसका भी 10 आता है, 90 माइनस इसका भी कितना होता है 10, 120 माइनस अपना, मतलब हर हमेशा क्या हो रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इसलिए हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे, तो 48 64 और 90 और 120 का जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम का मान आ जाएगा 288 आ जाएगा, कितना 288। इन सब में कितना घट रहा था, मतलब इतना घटा रहा था, लेकिन दोनों का अंतर कितना था 10। अब इसमें से 10 घटा देंगे, जैसे ही 10 घटा देंगे तो आ जाएगा आपको 2870, 2870 आ जाता कि जब एलसीएम जिसमें एलसीएम लगा रहे हैं और उसको जो शेष बचने वाला उन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, सभी का अंतर सेम रखा, तो ऊपर वाले को एलसीएम ले लीजिए और जितना इन दोनों का अंतर बच रहा है उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। हमारा क्या हो जाएगा 2870। 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो ये क्या कर रहा है 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत क्या है 8 है, यानी कुल संख्या कितना हुआ 7 संख्याओं का औसत 8 है, मतलब कुल मान कितना हुआ 8 7 56। यदि उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाए, यदि उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाए, मतलब हम एक जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है 9। अब औसत कितना हो गया 9, तो पहले 7 संख्या था, अब एक 8 संख्या हो गई, तो 8 संख्या का औसत कितना हो गया 9। अब एक संख्या कितना है तो घटा दीजिए,
x बराबर हो जाएगा 72 माइनस 56 बराबर कितना हो जाएगा 16। यानी वह संख्या कितना है 16। वह संख्या क्या होगा 16, यानी कि 7 संख्या था, मतलब कुल संख्या का मान 1856, उसमें एक संख्या को जोड़ दिए, एक जोड़ दिए, तब इसका औसत कितना हो गया 9 हो गया। लेकिन पहले 7 संख्या, तब कितना संख्या 8, 8 गुने 9। देखिए किन्हीं दो धन संख्याओं को एचसीएफ एलसीएम 35 है, यदि उनका एक पूर्ण संख्या है 77 है, तो पूर्ण संख्या क्या है। जब एलसीएम एलसीएम दोनों दे ले रहेगा और एक संख्या दे ले रहेगा, तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ही होता है ए गुने बी, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो एलसीएम एचसीएफ कितना दे ले, एगो 35 है, दूसरा में 385 है, पहली संख्या कितना है 77। 77 से भाग दीजिएगा, 11 सत्ते 11 बार में काटिएगा, 7 से काटिएगा, 11 बार में कटेगा कितना बार में 5 बार में, 11 से इसको काटिएगा, 11 तिया 33, 11 पचे 55, काट के निकालिएगा तब 35 पचे 25 के 5 5 के 15 3 18, यानी कि 185 175, 5 या 15 के 5 5 और 25 25 के 5 5 15 2 17, आंसर 175। 149 में कहता 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है, तो प्रथम तीन का गुणनफल 385, तो अंतिम 3 का गुणनफल 101 है, तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगा। देखिए कहता प्रथम तीन का गुणनफल कितना 385, यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रथम 3 का यानी A1 A2 और A3 का गुणनफल कितना 385, यानी कि 385 आया, यानी कि अंतिम में 5 आया, तो हो ना हो इसमें कोई ना कोई पहली एक संख्या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, अगर हम प्रथम अभाज्य संख्या हम 5 लेते हैं, तो अगला क्या हो जाएगा 7, अगला कितना हो जाएगा 11। अब गुना कीजिए तो 7 पचे 35 गुने 11 385 आता है, बात सही है, यानी कि वो हमारा अभाज्य संख्या कितना होगा 5 7 और 11, 5 7 और 11 संख्या होगा 350। तो अंतिम 3 कितना संख्या का 4 ने, तो एगो 5 एगो 7 11 एगो 13। अब कह रहा कि प्रथम 3 का गुणनफल कितना 350, इन तीनों का, अब अंतिम 3 का गुणनफल कितना हो जाएगा 1001, 1001 कैसे देखिएगा 3 गुने 1 3 सत्या 21, यानी कि अंतिम एक संख्या, यानी कि 1001 ही होगा, यानी कि वह संख्या जो है प्रथम अभाज्य संख्या, तो 5 होगा 7 होगा 11 और 13। कहाँ से ध्यान लगाएं, क्योंकि यहाँ इसका 385 है, यानी 385 है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा 5 तो जरूर होगा, वही 5 को पकड़ के ले आएगा। पहला क्या होगा देखिएगा, ये अनुपात अपना अपना बराबर है, तो वो क्या निकालने का ए बटा डी, हम डायरेक्ट हम कर लेते हैं ए बटा बी गुने बी बटा सी गुने सी बटा डी बराबर, अब ए बटा बी का मान कितना 2 बटा 3 गुने 4 बटा 5 गुने 6 बटा 7, देखिए सब कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बच जाएगा कितना ए बटा डी, ये अनुपात डी ही खोज रहा। अब इसको काटिएगा तो कितना होगा 3 दूनी 6, दो बार में कटेगा, उसके बाद अब काटिए तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 बटा 35, देखा 16 बटा 35 आइए गया 16 बटा 35 141 देखिएगा। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 5 और 1 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए महिला और उसकी पुत्री, यानी कि महिला और उसकी पुत्री का कितना 21 वर्ष है, तो दोनों का योग कितना होगा, दोनों की आयु का योग कितना होगा 21 दूना 42, 21 दूना 42 कैसे हुआ, देखिए एम प्लस पुत्री बटा इनको दो औसत ये होगा कितना हुआ 21, इन दोनों को गुना कर लेंगे तो एम प्लस पी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो वही प्रकार हम लिखे एम प्लस पी कितना हो गया 42, यदि उनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना 5:1, यानी इसका अनुपात कितना 5:1, देखो ये 42 है, अनुपात में कितना 5:1, 5:1 6, इसको भागा दीजिएगा तो 5:1 6 के अनुपात 6 से, यानी कि कितना हो जाएगा 6 5 30, 5 6 7 42, योग का तुलना योग से 6 से काटेगा तो 7 बार में, यानी कि 35 होगा, ये वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो फिर इसमें क्या है, मतलब इसका वर्तमान आयु 35 वर्ष है, वो 6 वर्ष है। अतः 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात करना होता है। इसमें भी 5 साल जोड़ दीजिए, इसमें भी 5 साल जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 साल। ठीक है, ये 6 5 11, 5 5 10, 3 1 4, 40 अनुपात 11, 40 अनुपात 11 आता है। ओह, ये 5 7 35, यानी यहाँ 7 होगा, ये 7, ये क्या हो जाएगा 12, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दही के 40, 10 अनुपात 3, 10 अनुपात 3। कुछ नहीं किए, इन दोनों का योग 42 निकाल। अब कुल का योग कितना है, आई इनका दो अनुपात है, तो दोनों का अनुपात कितना, 6, 6 से भागा दे दी, 6 के भागा देते हैं, ये कितना होता है, 5 से गुना के देखो कितना हो गया 35, एगो के कितना हो जाएगा 7। नहीं, जोड़ का तुलना योग से, माइनस का तुलना माइनस से। यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं खेत की कटाई करते हैं, देखिए जब जैसे ही कोई काम में कर देगा 12 महिलाएं तथा 18 पुरुष, 12 महिलाएं या 18 पुरुष, जैसे ही ये 18 कहेगा, यानी कि 12 पुरुष जो काम कर रहा है वही काम आदमी कितना 18 पुरुष मिलकर कर सकता है। ठीक है, ये 12 पुरुष बराबर 18 महिला, इसलिए हम पुरुष और महिला की क्षमता निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, छोतिया 18 दूनी 12, यानी महिला और पुरुष की क्षमता कितना हो गया इतना। उसके बाद क्या कहता है, इन दोनों, एगो 12 पुरुष 14 दिन में काम करेगा, जबकि 18 महिला 14 दिन में, तो इन दोनों को काम निकालिएगा तो नहीं आ जाएगा। तो कह रहा 14 महिलाएं कितना दिन में काम करता है, 18 महिलाएं, 18 महिलाएं, महिलाएं का अनुपात, महिलाओं का क्षमता कितना है 2, 18 गुने 2 गुने कितना दिन में करता है 14 दिन में, यानी कि ये हमारा पूरा काम आ गया, पूरा कार्य। तो उसके बाद कहता है उसकी गति से काम करते हुए, तो कहता 8 पुरुष 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 8 पुरुष की क्षमता कितना होगा, 8 तिया 24। उसके बाद कितना कहा, 16 महिलाएं की क्षमता कितना होगा, 16 दूनी 32, यानी जोड़ दिया था 4 2 6 3 2 5, यानी 56, यानी कि इसका क्षमता कितना है 56 क्षमता। पता कितना दिन में करेगा, एक कर दीजिए, अब काटिएगा तो 14 चौका 56, 4 बार में, इधर से काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 से काटिएगा तो 9, यानी x बराबर 9 दिन में, कितना दिन में, x बराबर 9 दिन अनुसार। देखिए ये मरताब में एक मतलब है, उसमें 2 द्रव है, ये तथा बी, मिश्रण 4 अनुपात 1 के अनुपात में, यदि उस मिश्रण से 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर ही मात्रा द्रव में मिला दिया जाए, तो ध्यान सुनिए, मतलब एक द्रव है, मतलब एक कैंपास, उसमें 2 द्रव के मिश्रण है, एगो ए है तथा एगो बी है, इन दोनों का अनुपात कितना 4 अनुपात 1। यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर द्रव बी को मिलाया दिया जाता है, किसको मिला दिया जाता है, बी को मिला दिया जाता है। अब मिश्रण का अनुपात कितना हो जाता है, 2 अनुपात 3 हो जाता है। तदनुसार मर्तबान के पहले कितना आरंभिक मिश्रण था, देखिए ध्यान, मतलब एक कैंपास में कितना है, ए और बी 2 है, सारा इन द्रव्यों का अनुपात कितना है 4 अनुपात 1 है, कितना 4 अनुपात है, हम इसको क्या मान लेते हैं 4x और x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पता है यदि उस मिश्रण से 10 लीटर निकाल कर, अच्छा बताओ 10 लीटर अगर पानी निकाल रहे हैं, 4 अनुपात 1 में है, इसमें से 10 लीटर निकाल रहे हैं, जब 10 लीटर निकाल रहे हैं तो कितना कितना लीटर निकलेगा, तो इससे निकलेगा 8 लीटर, इससे निकलेगा 2 लीटर, यानी कि ए का 8 लीटर निकलेगा, बी का कितना निकलेगा 2 लीटर, तो इसमें हम निकाल देते हैं 4 से कितना 8 लीटर, तो एक से कितना निकाल 2 लीटर। चलो अब इतना ही 10 लीटर निकालते हैं, 10 लीटर हम पानी कौन डाल देते हैं, बी डाल देते हैं, इसमें हम बी कितना डाल देते हैं 10 लीटर, यानी कि हम इसमें 10 लीटर डाल देते हैं, तो अनुपात कितना आ जाता है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। अब इसको हम काट के निकालेंगे तो एक बराबर हमको आ जाएगा आंसर, काटिएगा इसको, काटिएगा तो इसमें 4 तिया 12x, इधर 2x, 4 तिया 12x 2x, 12 में से 2 लिया 10 है, इधर गुना कीजिएगा तो 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 16 24 40,
यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4। कहेगा प्रोग्राम में कितना था ये था 4 में 16 लीटर। शुरुआत में कितना था 16 लीटर। यदि ए बी सी एवं 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी एवं डी का गुणनफल और नीचे रखिए। यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 42 है तो बी एवं सी डी का गुणनफल क्या होगा। ए बी सी डी कितना 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्या जिसका औसत क्या है 42। तो मतलब ए बी सी और डी। अरे इसका जो औसत होगा इन दोनों के बीच ही इन दोनों बीच का मान कितना दिया 42 लगातार नहीं तो 42 है। ये 42 दिया तो इधर इधर वाला कौन होगा 42 है तो विषम संख्या क्या होगा 41 है। इधर बात कौन होगा 43 होगा। 43 में कितना होगा 45। इधर कौन होगा इधर ये वाला 39 होगा। ठीक है 39। तो कहता है तो बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा 5 गुने 45 गुने 41 जिसका अंतिम में 5 रहेगा वही आंसर होगा। अंतिम में 5 किसमें मारो 45। देखिए निम्न में से कई संख्याओं में से एक 99 से ठीक ठीक विभाजित हो जाता है। 99 में कौन सा अरे 99 से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ 11 से भी कटे और 9 से भी कटे। अब जोड़ लीजिए 9 से कौन कौन कटता है 4 2 6 7 6 13 13 6 19 19 और 7 19 से 7 9 7 16 यानी इसको 7 आ गया ये तो नहीं कटेगा। मतलब जो 9 से कटने वाला था अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इसको जोड़िएगा ना 3 1 4 7 4 11 11 8 19 19 से 1 20 इसका योग 2 आता है ये भी नहीं कटेगा। इसको जोड़िएगा 3 8 3 11 11 7 18 8 1 9 ये आता है। देखते हैं आगे आगे कटता है आगे देखते 5 3 8 5 3 8 14 14 5 19 14 5 14 5 19 19 और 8 कितना होगा 19 और 8 9 8 17 यानी कि 27। इसको भी 9 है इसको भी 9 है। अब इसमें से खोजना है कि कौन 11 से कटता है कौन 11 से कटता है। बताइएगा 11 से कटने का है कि एक छोड़कर का अनुपात ये 2 1 3 2 1 3 7 3 10 ये 8 1 9 यानी 10 - 7 यानी कि 11 जीरो नहीं आया हमारा आंसर कौन जाएगा। 3 बटा उनके मूल्यों को अवरोही क्रम में दर्शाएं। अवरोही क्रम में जैसे इसको काटिएगा तो कितना आएगा 0.80 6 7 42 यानी 7 से 60 है 7 में इसको काट के निकालिएगा दशमलव में तो इसका दशमलव क्या होगा 7 6 7 49 7 8 56 सतनमा सीधे 7 7 8 56 56 में से 4 गया 7 6 42 7 21 7 28 7 5 35 यानी ये 0.85। इसको काटिएगा ये कटेगा तो आ जाएगा 20 9 दूनी 18 यानी कि 0.2। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 11 × 88 11 × 88 यानी 0.8 11 × 88 मतलब 2 फिर 1 ये आ जाएगा 0.8 है। इसको भागा दीजिएगा 8 3 24 यानी 0.3। कर इनको अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम तो सबसे बड़ा कौन है सबसे बड़ा 6/7 है। उससे बड़ा कौन है 9/11 है। उसके बाद कौन है 4/5 है। और उसके बाद कौन आता है 0.2 एगो आया करना 0. यानी 2/9 दो से भागा दिया तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 यानी 2/9। तो कहता चौथी संख्या कौन होगा तो 2/9 2/9 है 2/9 इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा 1 2 3 चौथा 2/9 2/9 नहीं। इसको काटिएगा सब 20 9 दूना 18 0.2 3 ये नहीं था 3/8 होगा। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा 2/15 भाग रेल द्वारा 9/20 भाग
कार द्वारा शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर दूरी तय कर लेता है तो तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है। यानी कि मतलब मान के चलिए उसके पास x किलोमीटर है, x किलोमीटर है, तो उसने कुल 2/15 भाग किससे रेल के द्वारा, 2/15 भाग यानी 2x 15 भाग किसके द्वारा है, रेल द्वारा। 9/20 भाग किसके द्वारा, कार द्वारा, कार द्वारा। उसके बाद आता है फिर 10 किलोमीटर पैदल चलता है। 10 मतलब इतना गाड़ी से चला तो बचा कितना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर किससे द्वारा चलता है, पैदल। अब घटा के निकालिए आंसर कितना आ जाएगा, एक दोनों से कॉमन लेंगे तो बच गया कितना, 1 माइनस 15 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15 20 का लघुत्तम 60, 15 का 60 चौका 60, इससे काटिएगा 4 दूना 8, एक को काटिएगा 60 मोतिया 60 बराबर 10, 5 चलाइएगा तो इसको आंसर आ जाएगा 60, इसको काटिएगा तो 60 और 27 सवा 8 कितना हो जाता है 35, 60 में से 35 जाएगा यानी 1/60 गुणे 35 बराबर 10, काटिएगा तो कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 60 दूना 120, 1 बराबर 120/100, इससे कितना होता है, इससे काटना पड़ेगा 2/15, 9/20, 2/15 काटिएगा 18+27 8, 28 35, 35 में से इधर जाएगा तो 35 में 60, इसमें हिसाब नहीं करता हूँ, काटते नहीं आइएगा। 48 25 परीक्षा फल का औसत 18, प्रथम 12 का औसत 14 है तथा आखिरी औसत का 12 है, चलो हमारा परीक्षा फल कितना होगा, देखिए 25 परीक्षा फल का औसत यानी 25 गो का कितना है, 25 गो का 18 है और प्रथम 12 का औसत 14 है, मतलब प्रथम 12 का औसत 14 है तथा आखिरी 12 का औसत कितना है, आखिरी 12 का औसत 17 है। तो फिर हमारा परीक्षा फल कितना, देखिए यहाँ 25 संख्या, यहाँ कितना 12 12 64 यानी कि ये जो घटेगा वही आंसर होगा। अब इसको निकाल दीजिए तो ये 25 गुने 18 माइनस 12 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बनेगा 14 + 17, 7 4 11 के 3, हटा के आंसर जो आएगा वो आंसर होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 78, यहाँ गुना कीजिए 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, इधर कितना 10 में से 8 गया, अंतिम अंक क्या होगा 8, अंतिम अंक 8, 149 देखिए। भाग के एक सवाल में गुना भागफल 10 गुना फल का, देखिए ये होता इस तरह से भागफल, ये होता भाजक, ये होता भाज्य, ये होता भागफल, नीचे बैठा क्या होता है, क्या कह रहा है, एक भाग के सवाल में गुना मतलब जो मतलब भाजक है का 10 गुना है, यानी गुना भागफल का 10 गुना है, यानी भाजक जो है भागफल का 10 में तथा शेषफल का 5 गुना है। ये भाजक जो है इसी का ये भाजक है जो शेषफल का 10 गुना, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो शेषफल क्या है 46, यानी शेषफल कितना है 46, तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 6 × 25 30, 5 × 20 3 23, यानी कि 200, 125, 5 × 20 3 23, यानी 230 हमारा क्या हो जाएगा भाजक, तो 230, इसको से इसको काटिएगा तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा 30, यानी भागफल हमारा 23, भाजक हमारा 230, शेषफल हमारा कितना है, शेषफल हमारा है कितना 46। अब आता है तो इस भाज्य बराबर क्या होता है, इस भाज्य बराबर भागफल गुणे
भाजक प्लस 60। देखो भागफल गुना कितना गुना कीजिएगा, 230। 230 गुने भाजक 23 प्लस 46। आंसर आ जाएगा। इसको जोड़िएगा, इकाई अंक 3, 3 अंतिम इसका इकाई अंक कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 0 आ गया। तो ये 230 है प्लस 6, मतलब यहाँ 0 से गुना करें तो 0 आया, इनका मतलब अंतिम अंक हमारा क्या आना चाहिए, 6। सभी 6। तो 23 का वर्ग कितना है, 23 में 23 कीजिएगा तो 500, 3 9, 3 दूनी छोट 16 12, 529। 529 में 46 जोड़ लीजिए, 529 प्लस 46 जोड़िएगा, फिर में 13 के 3 0 1 3 5 तिरपन 36 आता है, नहीं सर 4। लास्ट सवाल पे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत इंजीनियरों की संख्या कितना है। कार्यरत मजदूरों एवं प्रबंधकों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि इंजीनियर की संख्या कुल 75 है, बताइए इंजीनियर कौन है, इस वाला इंजीनियर। इंजीनियर कितना है, 37%। 37.5% इंजीनियर है, 37% इंजीनियर है, लेकिन इंजीनियर की संख्या कितना है, 75। 75 है। तो मजदूरों की कुल संख्या क्या, तो मजदूरों की कुल संख्या कितना होगा, 100। यानी कि 37.5 से काटिएगा तो 2 बार हम यहाँ 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरी संख्या कितना है, 249। चलिए हमारा ये पूरा खत्म हो गया। इसके बाद आवेगा, अभी लगातार चलते रहेगा, मतलब इसका फिर 2 सेट हो गया, अगला चलेगा तीसरा चौथा, मतलब 8 सेट इसमें पूरा है, पूरा 7 से 8 दिन में खत्म।